गरीब अरेंज मैरिज वाली बहू। अरे क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो माँ? एक बार बोला ना कि नहीं करनी मुझे अरेंज मैरिज। पता है ना आजकल क्या हाल है अरेंज मैरिज वालों का। देख, मैं तुझे साफ साफ एक बात बोल देती हूँ, मेरे घर में लव मैरिज वाली बहू नहीं आएगी। सरिता बहन जी के बेटे का हाल देखा था ना, क्या हुआ था? पूरा ससुराल लूट कर ले गई थी। अरे माँ, किसी एक के साथ ऐसा हुआ तो जरूरी थोड़ी ना है कि सबके साथ ऐसा ही होगा। और मैं जिस लड़की से प्यार ही नहीं करता उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं साफ साफ बोल देता हूँ, मैं करूंगा तो बस लव मैरिज ही करूंगा। बेटा, ये लव मैरिज वाली लड़कियां बस पैसे के चक्कर में शादी करती हैं। तेरी सरकारी नौकरी है और तू जैसे लड़कों को ही वो शादी के लिए ढूंढती है। शादी को 1-2 साल बीतते नहीं, फिर उन्हें तलाक लेना होता है और फिर उनकी एलिमनी। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। देख, मुझे तेरी कोई बात ही नहीं सुननी। मैं नहीं चाहती तू ऐसे किसी चक्कर में फंसे, इसलिए होगी तो सिर्फ अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज वाली लड़कियां ही संस्कारी होती हैं। इन लव मैरिज वाली लड़कियों को तो ना अपने घर वालों की इज्जत की चिंता होती है, ना अपने ससुराल वालों की। अब राजीव चाहता था अपनी पसंद से किसी लड़की से लव मैरिज करना, लेकिन उसकी माँ की तो सुई अटक गई थी बस इस बात पर कि घर में बहू आएगी तो सिर्फ अरेंज मैरिज वाली। और ऐसा ही होता है। रेखा निकिता नाम की एक लड़की से अपने बेटे की अरेंज मैरिज करवा देती है और घर में आती है नई नवेली बहू। प्रणाम माँ जी, प्रणाम पापा जी। प्रणाम बेटा, प्रणाम। मुझे जैसी चाहिए थी बिल्कुल वैसी बहू मिली है, एकदम संस्कारी। अगर लव मैरिज होती तो आती क्या घर में ऐसी बहू? कभी नहीं रेखा जी, कभी नहीं। उन लड़कियों के भीतर कहाँ ऐसे संस्कार होते हैं। 12-12 बजे तो सोकर उठती है और हमारी बहू को देखो 5 बजे उठकर घर का सारा काम भी कर लिया। शाबाश बेटा, शाबाश। थैंक यू पापा जी। घर का सारा काम तो हो गया है मम्मी जी, बस आप सबके लिए नाश्ता बनाना बाकी है। आप बता दीजिए नाश्ते में क्या बनाना है तो मैं वही बना लेती हूँ। वाह 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 वाह, कितनी संस्कारी है। नाश्ते में क्या बनाना है वो भी हमसे पूछ रही है। बेटा एक काम कर, आज तो सबके लिए पाव भाजी बना ले। बाहर के पाव भाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और घर पर खाए हुए बहुत टाइम हो गया है। ठीक है माँ जी, मैं सबके लिए पाव भाजी बना लेती हूँ और इनसे भी पूछ लेती हूँ, अगर इन्हें कुछ खाना होगा अलग से तो इन्हें वो बना दूंगी। वाह बेटा, इसे कहते हैं संस्कार। लेकिन देखो, तुम्हें राजू से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हम ना सब एक जैसा ही नाश्ता खाते हैं। तुम जो बनाओगी हम सब वही खा लेंगे। जी ठीक है माँ जी। निकिता किचन में सबके लिए पाव भाजी बनाने जाती है और पाव भाजी बनाते बनाते पूरी किचन तहस नहस कर देती है। अरे यार, मम्मी जी कुछ आसान बनाने को भी तो बोल सकती थी, लेकिन नहीं, पाव भाजी बोल दिया। कितनी मुश्किल होती है ये पाव भाजी बनानी, और उसके बाद लंच भी बनाना है। शादी के बाद हम लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है। निकिता पाव भाजी बनाकर टेबल पर सर्व करती है और सबको बहुत पसंद आती है। देखा भैया, भाभी ने कितनी अच्छी पाव भाजी बनाई है। अगर आपने लव मैरिज की होती तो पाव भाजी नहीं, सुबह सुबह चाय और ब्रेड खाने को मिलता। अब भाभी आ गई है तो हर रोज नया नया टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, है ना भाभी? हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं। आपको जो भी खाना हो मुझे बता देना। देखो भैया, भाभी हो तो ऐसी। बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैंने यहाँ पर कोई ढाबा खोल रखा है। हर रोज टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, आया बड़ा। निकिता अंदर अंदर कुछ और बोलती थी और काम कुछ और करती थी। कुछ दिन बाद, अरे मेरी तो बहुत सारी साड़ियां गंदी हो गई है, एक काम करती हूँ छत पर जाकर धो लेती हूँ। रेखा बाल्टी में अपने कपड़े डालकर छत पर जा रही थी कि सामने से निकिता अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी और इसी बीच उन दोनों का आमना सामना हो गया। अरे मम्मी जी, आप ये बाल्टी लेकर कहाँ जा रही हो और ये इस पे इतने सारे कपड़े? अरे बहू, वो कई दिन से कपड़े धोने का नंबर ही नहीं आ रहा था तो बहुत सारी साड़ियां इकट्ठी हो गई है, बस उन्हें धोने के लिए जा रही हूँ। अरे मम्मी जी, आपको खुद अपनी साड़ियां धोने की क्या जरूरत है? साड़ियां मैं धोती हूँ, लाइए आप जाकर आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, पूरा दिन तुम घर में इतना काम करती हो और पहले ही तुमने आज बहुत काम कर लिया है, तुम रहने दो, इन्हें मैं धो लूंगी। रेखा बहुत बार मना करती है लेकिन निकिता जबरदस्ती उसके हाथ से कपड़ों की बाल्टी ले लेती है और खुद ही कपड़े धोने चली जाती है। अरे यार, बहुत ही गलत टाइम पर निकली मैं अपने कमरे से बाहर। थोड़ी देर बाद निकलती तो अच्छा रहता, कम से कम ये कपड़े तो नहीं धोने पड़ते। मम्मी जी के हाथ में कपड़ों की बाल्टी देखकर अगर मैं उनसे ये नहीं लेती तो पक्का उन्हें लगता कि मैं बिल्कुल भी संस्कारी नहीं हूँ। एक संस्कारी बहू की एक्टिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है। निकिता कपड़े धोकर नीचे जाती है तो देखती है सामने वाली पड़ोसन घर पर आकर बैठी है। निकिता जल्दी से जाकर उसके पैर छूती है और उसके साथ साथ अपनी सास के भी पैर छूती है। अरे बेटा, तुमने तो सुबह ही मेरे पैर छुए थे, अभी दोबारा से क्यों? मम्मी जी,
मुझे तो दिन में जितनी बार आपके पैर छूने का मौका मिले मुझे उतना ही अच्छा लगता है। मैं जैसे ही आपके पैरों को छूती हूँ ना तो ऐसा लगता है मुझे स्वर्ग मिल गया है। वाह वाह रेखा बहन, वाह क्या संस्कारी बहू ढूंढ कर लाई हो। एक तेरी बहू है जो तेरे पैर छूने के लिए बहाने ढूंढती रहती है, और एक मेरी बहू है जो कभी मेरे पैर दर्द होने पर भी मेरे पैरों को हाथ नहीं लगाती। बहुत किस्मत वाली है तू, जो तुझे ऐसी बहू मिली। ये बात तो तूने 16 आने खरी बोली गायत्री। मेरी बहू लाखों में एक है। बेटा जा, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लिया। जी मम्मी जी। निकिता उनके लिए चाय नाश्ता बनाने जाती है। यार आज तो मेरी टाइमिंग ही कुछ ज्यादा गलत चल रही है। पहले गलत टाइम पर रूम से बाहर निकली, अब गलत टाइम पर नीचे आ गई। सोच रही थी रूम में जाकर आराम करूंगी, अब इनके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। इसी तरह निकिता अच्छी बहू बनने के चक्कर में लगी रहती और हमेशा उसकी टाइमिंग इसी तरह गलत होती। कुछ दिन बाद डाइनिंग टेबल पर, क्या हुआ राजीव जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अगर तुम मुझे जरा सा भी जानती तो तुम्हें यह पता होता कि मुझे आलू बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कभी ये नहीं खाता। अरे तो जब तक तू बहू को कुछ बताएगा नहीं उसे पता कैसे चलेगा? अगर तुझे ये सब्जी नहीं खानी तो कोई बात नहीं, बहू तेरे लिए दूसरी सब्जी बनाकर ले आएगी। हाँ हाँ बताइए ना, आपको कौन सी सब्जी खानी है, मैं अभी आपके लिए बनाकर लाती हूँ। रहने दो, खामखा तुम्हारी डबल मेहनत हो जाएगी। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं है, आज खाना ही रहने देता हूँ। अरे लेकिन राजीव का खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए वो आज खाना नहीं खाता और उठकर चला जाता है। अरे यार, ये तो बिना खाना खाए यहाँ से उठकर चले गए। अब अगर ये भूखे सो गए तो सबको लगेगा मेरी वजह से ऐसा हुआ है। मुझे इनके लिए कुछ और बनाना ही पड़ेगा। निकिता जल्दी से किचन में जाकर पनीर की भुर्जी बनाती है और रूम में राजीव के लिए खाना लेकर जाती है। अगर मुझे पहले होता कि आपको आलू बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ अलग बना देती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पनीर की भुर्जी बनाकर लाई हूँ। ये तो आपको पसंद है ना? चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए। अरे मैंने तुमसे कहा तो था कि मुझे ज्यादा भूख नहीं है, क्यों तुमने तकलीफ ली? देखिए, आप अगर बिना खाना खाए सो जाते तो मुझे तकलीफ होती, और वैसे भी आप सबके लिए कुछ करने में मुझे तकलीफ नहीं होती बल्कि बहुत खुशी मिलती है। और अगर आप भूखे सो जाएंगे तो मुझे भी भूखा सोना पड़ेगा। और सच कहूं, मुझे ना बहुत भूख लगी है। इसका मतलब तुमने भी खाना नहीं खाया? नहीं, जब आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ? चलिए ना जल्दी से खाना खाइए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अरेंज मैरिज की वजह से पहले तो राजीव निकिता से ज्यादा घुला मिला नहीं था, लेकिन निकिता की ऐसी कुछ बातों की वजह से उसे भी निकिता अच्छी लगने लगी। कुछ दिन बाद, अरे मम्मी जी ये क्या हुआ? आपने अपने सर पर ये दुपट्टा क्यों बांधा हुआ है? भाभी, वो मम्मी के सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए उन्होंने सर पर दुपट्टा बांध लिया। ओफो, मम्मी जी के सर में दर्द हो रहा था तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं अब भी मालिश वाला तेल लेकर आती हूँ, मालिश होते ही मम्मी जी के सर में झटपट आराम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बहू, क्यों खामखा परेशान होती है, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे बस एक पेन किलर दे दे। नहीं मम्मी जी, मैं आपको कोई पेन किलर नहीं खाने दूंगी। पता है ना, ये सब दवाइयां हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। आप दोनों साथ में बैठो, मैं चलता हूँ बाहर, पापा ने बैंक जाने को बोला था। निकिता अपनी सास के सर में मालिश करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी सास की हल्की सी आंख लग जाती है और निकिता का फोन बजता है। इस टाइम किसका फोन आ गया? निकिता का फोन वहां टेबल पर ही रखा था। वो जैसे ही स्क्रीन पर फ्लैश हुआ नंबर देखती है तो जल्दी से अपना फोन उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें कि इस तरह कॉल मत किया करो। अभी बाहर मैं अपनी सास के साथ थी, अगर उन्हें पता चल जाता तो पता ना क्या होता। क्या हो जाता बहू? क्या पता लग जाता मुझे? अपनी सास की आवाज सुनकर निकिता की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो जल्दी से कॉल कट करती है। उसकी सास अंदर आती है। अरे बोल ना बहू, तू किसके साथ बात कर रही थी और क्या पता लग जाता मुझे? अरे मम्मी जी, मुझे तो लगा था आप सो रही है। वो अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है ना, तो बस उसके लिए डेकोरेटर से बात कर रही थी। मैं ना इसे सरप्राइज रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उन लोगों को इस तरह कॉल करने के लिए मना किया था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कॉल कर दिया तो थोड़ा डांटना पड़ा। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिलेगी। एक तो तू वैसे ही मेरी इतनी सेवा करती है, ऊपर से मेरे जन्मदिन के लिए भी अलग से प्लानिंग कर रही है। भगवान तुझ जैसी बहू सबको दे। ये तो आपको कुछ दिनों के बाद पता चलेगा।
अच्छा चल, अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। तूने मालिश की तो मेरे सर में भी आराम हो गया। जी मम्मी जी। देखा अपने कमरे में जाती है और यहाँ निकिता का मुंह बन जाता है। ये बुढ़िया हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आती है? अब इसके चक्कर में अगले हफ्ते इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। सोचती हूँ जो काम जितनी आसानी से हो जाए उसे होने में उतनी मुश्किल आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं और अगले हफ्ते घर पर रेखा का बर्थडे सेलिब्रेट भी किया जाता है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ निकिता। हाँ कहिए, क्या बात है? सच बताऊं तो पहले मुझे लगता था कि लव मैरिज के बिना शादी में क्या ही रिश्ता चलता होगा। अरेंज मैरिज में एक ऐसी लड़की से शादी होगी जिसे ना मैं जानता हूं और पता नहीं वो मेरे परिवार का ध्यान रखेगी भी या नहीं। लेकिन तुमने जिस तरह से मुझे और मेरे परिवार को संभाला है, वैसा तो शायद कोई लव मैरिज करके भी नहीं कर पाती। मम्मी का फैसला बिल्कुल ठीक था, मेरी शादी तुमसे कराने का। अगर मैं लव मैरिज करता तो शायद मुझे तुम जैसी वाइफ कभी नहीं मिल पाती। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आऊंगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आप एक काम कीजिए। आप मुझसे इतने ही खुश हैं, मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं, तो ये घर मेरे नाम कर दीजिए। अरे मजाक भी बड़ा अच्छा करती हो यार। कल मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी फाइल लेकर आऊंगा और फिर हम दोनों मूवी देखने भी चलेंगे। ओके मिस्टर हस्बैंड। इनकी बातों से इतना तो साफ है कि ये घर मेरे नाम पर नहीं करने वाले। लेकिन मेरा नाम भी निकिता है। जब तक सब कुछ हासिल नहीं कर लूंगी तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। न जाने निकिता के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन जो भी हो, घर वालों की नजरों में संस्कारी होने की इमेज तो उसने अच्छी तरह बना ली थी। तभी कुछ दिन बाद, अरे क्या हो गया आपको? इतने उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं रेखा जी, पहले तो लगता था लव मैरिज वाली बहुएं ही घर को तोड़ती है, लेकिन आज मुकेश भाई साहब ने बताया कि उनकी बहू ने भी तलाक का केस डाल दिया है और एलिमनी में पूरे 50 लाख मांग रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरेंज मैरिज वाली बहुएं तो बहुत संस्कारी होती है। हमारी बहू को वही देख लीजिए ना। आज तक कभी ऐसा नहीं किया जिससे हमें कोई तकलीफ हो। मुझे तो लगता है पक्का इन्होंने झूठ बोलकर शादी की होगी, इनकी लव मैरिज होगी। अरे मम्मी, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि अगर लड़की ने लव मैरिज की है तो वो खराब होगी और अगर अरेंज मैरिज की है तो वो संस्कारी होगी। और बात रही मुकेश अंकल के बेटे की शादी की, तो वो तो बिल्कुल लव मैरिज के खिलाफ थे। उन्होंने तो छांट कर अपने बेटे की अरेंज मैरिज कराई थी। आजकल किसी की शक्ल पर कुछ नहीं लिखा होता, असली रंग तो शादी होने के बाद ही पता लगता है। वैसे मैं बताऊं ना तो मुझे लव मैरिज ज्यादा सही लगती है। कम से कम जिस इंसान से आप शादी करने वाले हो उसे आप पहले से जानते तो हो। बस बस रहने दे। पहले तेरा भाई भी यही बोलता था, लेकिन अब खुश है ना अरेंज मैरिज करके। और अगर लव मैरिज करके किसी को ले आया होता तो आज इतना सुखी ना होता और ना ही वो हम सबका इतना ध्यान रखती। मैं तो तेरे लिए भी निकिता बहू जैसी संस्कारी लड़की ही ढूंढ कर लाऊंगी। खबरदार अगर आज के बाद घर में लव मैरिज का नाम भी लिया तो। बेचारे कितने भोले हैं, कितना भरोसा करते हैं मुझ पर, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है। निकिता राजीव की शादी को अब लगभग 1 साल बीत चुका था और इस 1 साल में निकिता ने राजीव और उसकी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उन सबका भरोसा जीत लिया। तभी कुछ दिन बाद खाना खाते खाते अचानक राजीव की तबीयत खराब हो गई और उसे जल्दी से सब अस्पताल में लेकर गए। तो देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जान बच जाए। यहाँ सब परेशान थे और निकिता डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर रोते हुए वहां से चली गई और अस्पताल के बैकयार्ड में फोन पर किसी के साथ बात करने लगी। देखो, इस तरह तुम्हारा बार बार मुझसे बात करना ठीक नहीं है। अब तो उसका काम तमाम हो ही गया समझ लो, इसलिए अभी कुछ टाइम तक हम दोनों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। काम तमाम अब मेरा नहीं तुम्हारा होगा निकिता मैडम। राजीव की आवाज सुनकर निकिता के तो होश उड़ गए। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो राजीव के साथ सभी घरवाले और पुलिस खड़ी थी। लेडी कांस्टेबल ने तुरंत निकिता के हाथों में हथकड़ी लगा दी। ये सब क्या हो रहा है? आप मेरे हाथों में हथकड़ी क्यों लगा रहे हो? राजीव, तुम तो एडमिट थे, तुम यहाँ कैसे? बेटा, मेरे राजीव को कुछ हुआ नहीं था। उस दिन जब तू अपने आशिक के साथ फोन पर बात कर रही थी ना, तब मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। बहू, मैं माया के घर सत्संग में जा रही हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। घर पर कोई नहीं है तो घर का ध्यान रखना। जी ठीक है मम्मी जी।
रेखा दरवाजे तक पहुंचती है, तभी उसे याद आता है कि उसका चश्मा निकिता के कमरे में रह गया है। वो चश्मा लेने अंदर आती है तो उसे निकिता के कमरे से कुछ आवाज आती है। देखो, मैंने वो दवाई लाकर अपने ड्रॉअर में रख दी है। हर रोज थोड़ी थोड़ी दवाई उनके खाने में मिलाती रहूंगी। धीरे धीरे स्लो पॉइजन अपना असर करेगा और 1 महीने बाद उनका खेल खत्म। उसके बाद उनकी सरकारी नौकरी मेरी, और इसके बाद मेरी और तुम्हारी ऐश ही ऐश। हे भगवान, ये बहू क्या बोल रही है? इसका मतलब आज तक ये हमारे सामने संस्कारी बनने का ड्रामा करती आई है, जबकि इसके मन में पहले से ही ये खिचड़ी पक रही है। ये सब पहले से ही प्लान करके आई है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा, अपने बेटे को इससे बचाना होगा और इसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। तुमने जो दवाइयां मेरे बेटे को मारने के लिए लाकर ड्रॉअर में रखी थी ना, उन्हें तो मैंने उसी दिन बदल दिया था, ताकि तुम आराम से अपना खेल खेलो और अंत में सबके सामने तुम्हारा भांडा फूटे। हमारी आंखों पर अरेंज मैरिज वाली संस्कारी बहू के नाम की पट्टी बंधी थी, लेकिन हमें क्या पता था ये तो बस एक ढोंग है। लव मैरिज वाली या अरेंज मैरिज वाली बहू से कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कारी तो दोनों ही हो सकती है, लेकिन किसी एक को सही और एक को गलत समझकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। इंस्पेक्टर साहब, इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाइए, वरना मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। रेखा सिचुएशन को समझकर सब कुछ बहुत ही समझदारी से हैंडल करती है और इसी वजह से उसकी अरेंज मैरिज वाली संस्कारी बहू का भांडा फूट जाता है और उसके चंगुल से उसका बेटा भी बच जाता है और उसका घिनौना सच सबके सामने भी आ जाता है। उसने राजीव की सरकारी नौकरी पाने के लिए उससे शादी करके जो ये ड्रामा रचा था, उसके लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे जेल में अच्छी सजा मिलती है, जिसके साथ मिलकर उसने राजीव का मर्डर प्लान किया था। नीता अपने पति समीर के साथ रहती है। दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं और समीर की माँ सुमिता देवी घर संभालती है। हालांकि घर संभालने के लिए नीता भी उसकी मदद करती है, लेकिन उसकी सास फिर भी नीता से खुश नहीं रहती। सुमिता को अपनी बहू पर शक होता है कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपने बेटे को उसके खिलाफ भड़काती रहती। नीता बहू, तुम्हें बस ऑफिस का काम करना आता है, थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। क्या हुआ मम्मी जी? ये देखो, तुमने नाश्ता बनाया है तो सारा किचन बिगाड़ दिया। ऑफिस में भी ऐसे ही काम करती हो क्या? मम्मी जी, मैं अभी किचन की सफाई कर देती हूँ। अरे रहने दे बहू, तुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, फिर तेरा मजनू पति मुझे ही सुनाएगा। मम्मी जी, मेरे मजनू पति आपके बेटे हैं। हाँ, पता है मेरा बेटा है, पर अब मेरा नहीं रहा ना, वो तो तुम्हारा हो गया है। चल अब ज्यादा बातें मत बना और ऑफिस के लिए तैयार हो जा। सुमिता घर के काम में लग जाती है। समीर और नीता ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को जब समीर घर आता है तो सुमिता कहती है, अरे तेरी बीवी कहाँ है? मम्मी, उसका कॉल आया था मेरे पास, वो थोड़ा लेट आएगी। आज उसके ऑफिस में बहुत काम है। बेटा, तूने ना अपनी बीवी को बहुत छूट दे रखी है। अच्छा नहीं लगता कि घर की औरतें रात को घर पर लेट आए। मम्मी, आप क्यों ऐसी बातें करती हो? मेरे ऑफिस में भी कभी कभी ज्यादा काम होता है तो मैं भी तो लेट आता हूँ, लेकिन आप मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं बोलती। बेटा, तू ना अपनी बीवी पर आंच मत आने दिया कर और छूट देना उसे। मुझे क्या है, जब हाथ से निकल जाएगी तब पता चलेगा तुझे। सुमिता अपने बेटे को सुना रही होती है कि तभी वहां पर नीता भी आ जाती है। समीर नीता से पूछता है, अरे नीता, तुम तो आज देर से आने वाली थी ना, तो जल्दी कैसे आ गई? अरे वो मैं ऑफिस में काम कर रही थी ना, तो मेरे बॉस ने कहा कि तुम जा सकती हो, ये काम इतना अर्जेंट नहीं है, तुम कल कर लेना। तो मैं आ गई घर। अच्छा किया बहू जो तू घर आ गई। घर की बहू बेटियां समय से घर आ जाए तभी ठीक रहता है। जाओ कपड़े चेंज कर लो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मम्मी, मैं खाना लगा दूंगी, बस अभी आती हूँ। नीता वहां से चली जाती है। तभी सुमिता समीर से कहती है, देखा समीर, तेरी बीवी को कोई काम नहीं था, बस बहाना बना रही थी। लगता है जरूर अपने आशिक से मिलने का प्लान किया होगा। जब वो नहीं आया इससे मिलने तो ये महारानी आ गई घर। मम्मी, जब वो घर पर लेट आने वाली थी तब भी आप उसकी बुराई कर रही थी, अब वो जल्दी आ गई तब भी आप उसी की बुराई कर रही हो। अब क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? मुझे नीता पर पूरा भरोसा है और आप भी भरोसा करना सीख लो। ये बोलकर समीर वहां से चला जाता है।
इसी तरह सुमिता किसी न किसी बात पर समीर को नीता के खिलाफ कुछ न कुछ बोलती रहती, लेकिन वो अपनी माँ की बात को इग्नोर कर देता। एक दिन नीता ऑफिस जाने की तैयारी करती है। समीर, देखो ना कैसी लग रही हूं मैं, मेरे बाल ठीक है ना? नीता, तुम फिजूल में नर्वस हो रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है, चलती हूँ मैं, शाम को मिलते हैं, बाय। अरे बहू, बिना नाश्ता किए इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? और आज तुम इतनी तैयार होकर ऑफिस क्यों जा रही हो? मम्मी जी, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगी, बाकी बातें समीर आपको बता देंगे। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। नीता वहां से चली जाती है। यह सब क्या है समीर? तुम्हारी बीवी इतना बन ठन कर ऑफिस गई है और तुमने उसे कुछ नहीं कहा? मम्मी, आज उसके ऑफिस में पार्टी है जिसमें नीता के बॉस ये अनाउंस करेंगे कि नीता की प्रमोशन हो गई है। तो उसे आज के दिन सबसे अच्छा दिखना चाहिए ना। नीता के बॉस उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे? मम्मी, आप ऐसी बातें क्यों करती हो जिससे कि मुझे गुस्सा है? नीता को प्रमोशन उसकी मेहनत और काबिलियत की वजह से मिली है, किसी की मेहरबानी की वजह से नहीं, समझे? अरे बेटा, तेरी आंखों पर तो तेरे बीवी के प्यार का पर्दा पड़ा है, इसलिए तुझे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जिस दिन तुझे सच पता चलेगा ना, बहुत पछताएगा बेटा। ये बोलकर सुमिता वहां से चली जाती है। समीर को अपनी माँ की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नीता अपने ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी। वो घर पर होते हुए भी फोन पर ऑफिस के स्टाफ से बातें करती रहती। हेलो विनोद, कल जो क्लाइंट फाइल देकर गया था ना, वो मेरे घर लेकर आ जाओ ना। बहू, किस लड़के से बात कर रही हो? कौन है ये विनोद? मम्मी, मेरे ऑफिस में काम करता है, जूनियर है मेरा। तो घर क्यों बुलाया इसे? मम्मी, मुझे एक फाइल चाहिए थी, इसलिए। सुमिता ये सुनकर सीधा अपने बेटे के पास गई। समीर, क्या है ये? अब क्या है मम्मी? पहले तो तेरी बीवी अपने आशिकों से बाहर ही मिलने जाती थी, अब उन्हें घर में भी बुला रही है। मम्मी, आपने फिर से वही राग आलापना शुरू कर दिया। मत कर मेरी बात पर यकीन। जब वो आएगा ना घर में, तब अपनी आंखों से देख लेना। थोड़ी देर बाद विनोद घर में आता है और नीता को फाइल देकर चला जाता है। देख लिया बेटा, तूने अपनी धर्म पत्नी की हरकतें। मम्मी, वो विनोद है, नीता के ऑफिस में काम करता है, उसका जूनियर है। आप ना बिना कुछ सोचे समझे बोल देती हो। मत करना मेरी बातों पर विश्वास। जब तुझे इसके धोखे का पता चलेगा ना, तब मेरी बात तेरे दिमाग में आएगी। सुमिता वहां से चली जाती है। एक दिन नीता ऑफिस से घर लेट आती है। बहू, आज इतना लेट कैसे हो गई? माँ, ऑफिस में काम ज्यादा था ना, इसलिए। काम ज्यादा था या किसी से मिलकर आई है? मम्मी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप मुझ पर शक करती हो? सही तो बोल रही हूँ बहू। तुम दिन रात लड़कों से बात करती रहती हो, लड़कों को घर पर बुलाती हो, और मैं तुम पर शक भी ना करूं। बस मम्मी जी, आपने हद ही पार कर दी आज। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। समीर, समीर, यहाँ आओ जल्दी। नीता की आवाज सुनकर समीर वहां आ जाता है। नीता उसे सारी बात बताती है। समीर अपनी माँ से कहता है, मम्मी, आप मुझ पर शक क्यों नहीं करती? हमेशा नीता पर ही शक क्यों करती हो? बेटा, तू ऐसा नहीं है। तो मम्मी, क्या मेरी बीवी ऐसी है? प्लीज मम्मी, आप ऐसी बातें मत किया करो। मुझे मेरी बीवी पर पूरा भरोसा है। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन कल की आई इस लड़की पर भरोसा है। मम्मी, आप मेरे बारे में भी कभी कुछ क्यों नहीं कहती हो? मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ और मेरी सेक्रेटरी रोजी है, जो कि लड़की है। वो जब मर्जी घर पर आ जाती है। आपने मेरे बारे में क्यों ऐसा नहीं सोचा कि मेरा चक्कर चल रहा है रोजी के साथ? मेरे पास भी कितनी लड़कियों के कॉल आते हैं, वो घर पर भी आती है और मैं तो अक्सर घर पर लेट आता हूँ। लेकिन आपने कभी भी मेरे बारे में ऐसा नहीं बोला जो आप नीता के बारे में बोलती हो। हमेशा मुझे नीता के खिलाफ भड़काती रहती हो। क्यों मम्मी, क्यों? बहू और बेटे में इतना फर्क क्यों? समीर की बातें सुनकर सुमिता थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहू के साथ बुरा व्यवहार किया है। फिर वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, समीर ने मेरी आंखें खोल दी है। आज के बाद मैं कभी तुझसे ऐसी बातें नहीं करूंगी।
उस दिन के बाद सुमिता अपनी बहू से कभी ऐसी बातें नहीं करती और तीनों खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन नीता अपने बॉस को लेकर घर आती है। वो अपने बॉस को समीर और सुमिता से मिलवाती है। बॉस के जाने के बाद सुमिता कहती है, तुम अपने बॉस को यहाँ क्यों लेकर आई? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी मुझे घर आने में देर हो रही थी तो सर मुझे घर तक छोड़ने आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहू, कौन बॉस होता है जो अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की को उसके घर छोड़ने जाएगा? तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? माँ अब फिर से शुरू हो गई। हाँ हाँ, हो गई शुरू। अब मुझे कोई भी चुप नहीं करा सकता। मैं नहीं देख सकती ये सब। इस तरह सुमिता ने अपनी बहू और बेटे के सिर में दर्द कर दिया। सुमिता और नीता को लगा था कि उनकी माँ सुधर गई है, लेकिन ये तो उनका वहम था।